ठीक है, आज अपना जो टॉपिक है वो है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बारे में। किसके बारे में? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, जिसको शॉर्ट के अंदर CN अनुपात या CN रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि मर्दा के अंदर CN रेशियो है या CN अनुपात है, निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर अपन को मर्दा का निकालना है या किसी भी पदार्थ का निकालना है तो उस पदार्थ के अंदर कुल कार्बन कितना है, इस कुल कार्बन के अंदर कुल नाइट्रोजन का अपन क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर जो भी अनुपात निकल के आता है, इस अनुपात को ये अपन किसके नाम से जानते हैं? CN अनुपात के नाम से जानते हैं। यानी जिस पदार्थ का सॉइल के अंदर कुल कार्बन कितना है और कुल नाइट्रोजन कितना है, इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं अपन? अनुपात निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इनका अपन अनुपात तो निकाल लेंगे, ठीक है, और तो अनुपात निकालने के बाद में इसका उपयोग क्या है, या अपन CN अनुपात यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, अपने कहाँ पर ये काम में आने वाला है, या अपन कह सकते हैं कि CN अनुपात का क्या योगदान है या इसका क्या महत्व है, इसके बारे में क्या कर लें दोस्तों। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर अपन बात करें कार्बनिक पदार्थ की, तो कार्बनिक पदार्थ के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और दोस्तों जो भी ये तत्व उपस्थित होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ के अंदर कार्बनिक रूप में उपस्थित होते हैं। कौन से रूप में उपस्थित होते हैं? कार्बनिक रूप में उपस्थित होते हैं। और दोस्तों कार्बनिक रूप को हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, या ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं, जिसके अंदर क्या उपस्थित हो, कार्बन उपस्थित हो। तो अपन कह सकते हैं जो भी पोषक तत्व है किस में उपस्थित होते हैं, कार्बनिक रूप में होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें पौधों की बात करें, ठीक है, तो पौधे हैं ये पोषक तत्वों को अकार्बनिक रूप में ही ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? अकार्बनिक रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं कि आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में या आयनिक रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब दोस्तों अपन ने मर्दा के अंदर कार्बनिक पदार्थ डाल तो दिया है, ठीक है, डाल दिया तो उसके अंदर पोषक तत्व है वो भी किस में आ गए हैं, मर्दा में आ गए। लेकिन वो कौन से रूप में उपस्थित है? अभी ये कार्बनिक रूप में उपस्थित है। और इस रूप के अंदर पौधे हैं वो पोषक तत्वों को क्या नहीं कर सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? अकार्बनिक रूप में ग्रहण करते हैं, आयनिक फॉर्म में ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार के दोस्तों अपन बात करें, जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ के अंदर जो नाइट्रोजन है ये एक तो प्रोटीन में उपस्थित होता है, ठीक है, और सेकंड बात करें तो अमीनो अम्ल में उपस्थित होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं अब मर्दा के अंदर अपन ने कार्बनिक पदार्थ डाला तो मर्दा में नाइट्रोजन तो गया है, लेकिन नाइट्रोजन उपस्थित किस में? प्रोटीन में, अमीनो अम्ल है। और दोस्तों पौधे हैं इस प्रोटीन या अमीनो अम्ल को डायरेक्ट मर्दा से क्या नहीं कर पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पौधे किस रूप में? अकार्बनिक रूप या आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो नाइट्रोजन की आयनिक फॉर्म कौन सी हो जाएगी? तो नाइट्रेट हो जाएगा, NO3- एंड सेकंड कौन सा हो जाएगा, NH4+। यानी नाइट्रोजन को इसी रूप में क्या करने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं प्रोटीन या अमीनो अम्ल है, इनको पहले किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, नाइट्रेट या अमोनियम में। इन्हीं को पौधे क्या कर पाएंगे, या तभी पौधे क्या कर पाएंगे दोस्तों, ग्रहण कर पाएंगे। यानी अपन कह सकते हैं कार्बनिक रूप है वो किस में बदल जाता है, अकार्बनिक रूप में। और दोस्तों जो कार्बनिक रूप है इसका अकार्बनिक रूप में बदलना खनिजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिजीकरण कहलाता है। खनिजीकरण प्रक्रिया जिसको इंग्लिश के अंदर अपन मिनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या होगी कि जो कार्बनिक रूप है उसका अकार्बनिक रूप में क्या होना, परिवर्तित होना, क्या कहलाता है, खनिजीकरण कहलाता है। सेकंड दोस्तों क्या होता है कि जो ये अकार्बनिक रूप है ये आगे चलकर किस में बदल जाता है, वापस से कार्बनिक रूप में बदल जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं, ये अकार्बनिक हो गया, अकार्बनिक का वापस किस में बदलना है, कार्बनिक रूप में बदलना है। ठीक है, या कार्बनिक कंपाउंड के अंदर यौगिकों में बदलना है। तो अकार्बनिक का कार्बनिक के अंदर बदलना स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिरीकरण। यानी देखो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये है वापस क्या होता है, स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, स्थिर हो जाते हैं, इसलिए इसको स्थिरीकरण के नाम से, इंग्लिश में इसको इमोबिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इमोबिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो अपन छोटी सी बात कर लेते हैं, खनिजीकरण कार्बनिक फॉर्म, जैसे बात कर ले नाइट्रोजन है ये प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में क्या उपस्थित है, इसका क्या होता है, खनिजीकरण होता है। किसमें बदल जाते हैं ये, नाइट्रेट या अमोनिकल फॉर्म है। और इस फॉर्म के अंदर पौधों द्वारा या सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा इस नाइट्रोजन को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। और ग्रहण करने के बाद में
जो पौधे हैं उनके अंदर या सूक्ष्म जीव है उनके बॉडी के अंदर जो ये अकार्बनिक जो है ये किस में बदल जाता है, कार्बनिक फॉर्म यानी वापस किस में बदल जाते हैं, प्रोटीन या अमीनो अम्ल के अंदर चेंजेज हो जाते हैं। और दोस्तों ये प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होगा तो प्रोटीन है इसके द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या प्लांट्स है ये अपनी बॉडी का क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं, बॉडी बिल्डअप कर लेते हैं, ठीक है, या अपन कह सकते हैं इनकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं मर्दा में ये पाया जाता है। और जबकि स्त्रीकरण की बात करें तो ये पौधों के अंदर होता है, सूक्ष्म जीवों के शरीर में होता है, जिसमें अकार्बनिक रूप वापस किस में बदल जाता है, कार्बनिक रूप के अंदर बदल जाता है। इस प्रक्रिया को अपन स्त्रीकरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन था, एक गतिशील नाइट्रोजन है, ये जो पौधे के अंदर या जो सूक्ष्म जीवन के शरीर में जाकर प्रोटीन बना लेता है और प्रोटीन एक जगह क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसलिए इस प्रक्रिया को अपन स्त्रीकरण के नाम से या इमोबिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब दोनों प्रक्रियाएं अपन देख ली, लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं के अंदर CN अनुपात का योगदान होता है। और दोस्तों CN अनुपात है वही खनिजीकरण और स्त्रीकरण को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यही डिसाइड करता है कि कब खनिजीकरण प्रक्रिया होगी और कब स्त्रीकरण प्रक्रिया मर्दा के अंदर होने वाली है। तो दोस्तों जब मर्दा के अंदर जो CN अनुपात है यदि ये 20:1 से कम है, किससे कम है, 20:1 से कम होता है, उस कंडीशन में कौन सी प्रक्रिया होती है, खनिजीकरण प्रक्रिया होती है। यानी मर्दा का जब CN रेशियो 20:1 से कम है तो कौन सी प्रक्रिया होने वाली है, खनिजीकरण होने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों अगर यही अनुपात है, अगर ये 30:1 से अधिक हो जाता है, किससे अधिक हो जाता है, 30:1 से अधिक हो जाता है, उस कंडीशन में कौन सी प्रक्रिया होने लग जाती है मर्दा के अंदर, स्त्रीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि CN अनुपात है खनिजीकरण और स्त्रीकरण दोनों को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं कि कब खनिजीकरण होने वाला है, कब स्त्रीकरण होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों अगर CN अनुपात है ये 20 से 30:1 के बीच होता है, उस कंडीशन में खनिजीकरण और स्त्रीकरण दोनों ही प्रक्रियाएं होती है। कब, जब CN अनुपात 20 से 30:1 के बीच में होता है। तो अपन कह सकते हैं CN अनुपात है ये खनिजीकरण और स्त्रीकरण को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि यदि किसी मर्दा का CN अनुपात 20:1 से कम है तो उस कंडीशन के अंदर मर्दा में कौन सी प्रक्रिया होने वाली है, खनिजीकरण। तो आपको याद रखना है CN रेशियो कितना होता है तब कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि खनिजीकरण या स्त्रीकरण है, इसको नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, CN रेशियो के द्वारा किया जाता है। तो ये तो अपन ने बात कर ली कि CN रेशियो इसका अपन अध्ययन क्यों करते हैं या अपने ये कहाँ पर काम में आने वाली चीज़ है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये खनिजीकरण है, इसके बारे में अपन अगले लेक्चर के अंदर डिटेल से बात करने वाले हैं, जो अपन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जो अपने एक लेक्चर के बाद अगला लेक्चर है, ठीक है, जैसे अगले लेक्चर में ह्यूमस पढ़ेंगे, ह्यूमस के बारे में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, तो उस नाइट्रोजन साइकिल के अंदर अपन डिटेल से क्या करने वाले हैं दोस्तों, खनिजीकरण की बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको इतना ही क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि कौन से पदार्थ का CN अनुपात कितना होता है या मर्दा का CN अनुपात है कितना होता है। अब अपन कह रहे हैं इतना होगा तो ये प्रक्रिया होगी, लेकिन अपन को पता भी तो होना चाहिए किसका कितना CN अनुपात है। तो अगर दोस्तों अपन सामान्य मर्दा की बात करें, किसकी बात करें, सामान्य मर्दा की बात करें या अपन मर्दा की बात करें तो मर्दा का CN अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों मर्दा का जो CN अनुपात है ये 8:1 से लेकर 15:1 तक होता है। कितना होता है, 8:1 से लेकर 15:1 तक होता है। दोस्तों 8 और 15 के बीच में तो बहुत सारा गैप हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा वेरिएशन है, ये मर्दा में किसके कारण आता है, ये जलवायु और तापमान के कारण आता है। क्योंकि दोस्तों मर्दा का जो CN अनुपात है इसको जलवायु और तापमान है ये दोनों ही क्या करते हैं दोस्तों, नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो दोस्तों अपन भी जानते हैं कि हर क्षेत्र की जलवायु है या हर क्षेत्र का तापमान वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए इन मर्दाओं का जो CN अनुपात है ये 8:1 से लेकर 15:1 तक हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर अपन को और ज़्यादा एक्यूरेट जाना रहता है तो ये होता है 10 से 12:1 तक होता है, यानी 10:1 से लेकर 12:1 के बीच तक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इस कंडीशन में आपको पूछ लिया जाता है एक्यूरेसी के लिए, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन आता है कि मर्दा का CN अनुपात होता है ऑप्शन नंबर 1 8:1, ऑप्शन नंबर 2 10:1, ऑप्शन नंबर 3 15:1, ऑप्शन नंबर 4 30:1। उस कंडीशन में ये दोनों नहीं करके आने हैं, कुछ कौन सा करके आना है, 10:1, यानी 10 से 12:1 के बीच में दिया रहे वही आपको एक्यूरेट करके आना है, ठीक है। बाकी रेंज देखे तो 8:1 से लेकर कहाँ तक होती है, 15:1 तक होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन को एग्जाम पूछ जाता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें ताज़ा कार्बनिक पदार्थ की बात करें, किसकी बात करें, ताज़ा कार्बनिक पदार्थ, यानी अगर कार्बनिक पदार्थ को अभी भी पुण्य मर्दा में डाला है, ठीक है, तो उस कार्बनिक पदार्थ का जो CN अनुपात है ये दोस्तों 40:1 होता है। कितना होता है, 40:1। नेक्स्ट दोस्तों बात करें आगे चलकर कार्बनिक पदार्थ है इसका अपघटन होता है। और दोस्तों कार्बनिक पदार्थ के अपघटन होने से
ह्यूमस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। और दोस्तों ह्यूमस का जो CN अनुपात है ये 10:1 होता है। कितना होता है? 10:1। ह्यूमस दोस्तों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमस के जो CN रेशियो आपको 100% याद रखना है। अपने आगे भी काम में आने वाले, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे इसके बाद में, उसमें ही अपने CN रेशियो की क्या करने वाले हैं? ह्यूमस की बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन बात कर लें FIM की बात करें, फार्म यार्ड मैन्यूर, या इसको हिंदी के अंदर गोबर की खाद के नाम से जानते हैं, तो गोबर की खाद हो गई। या दोस्तों अगर अपन दलहनी फसलों की बात करें, किसकी बात करें? दलहनी फसलों की बात करें, जो दलहनी फसलें हैं इनके जो अवशेष की बात करें, दोस्तों FIM और दलहनी फसलें हैं, इनका CN अनुपात 20 से लेके 30:1 तक होता है। ठीक है, यानी 20:1 से 30:1 के बीच में होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये किसकी होगी? FIM या दलहनी फसलों की बात होगी। इसी प्रकार अगर दोस्तों सूक्ष्म जीवों की बात करें, किसकी बात करें? सूक्ष्म जीवों की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो इनका दोस्तों CN अनुपात है ये 4:1 से लेके 9:1 के बीच में होता है। कहां से कहां तक? 4 से लेके 9:1 के बीच में होता है। लेकिन दोस्तों अगर सूक्ष्म जीवों की बात करें, सूक्ष्म जीव तो बहुत सारे हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकता है, कवक भी, ये कवक हो सकता है, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है, बहुत सारे कवक यानी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इनमें स्पेसिफिक बात करें, अगर दोस्तों अपन केवल जीवाणु की बात करें, यानी जो जीवाणु उत्तक है, इस जीवाणु उत्तक का CN अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों जब केवल जीवाणु की बात करते हैं तो जीवाणु को होता है 5:1। कितना होता है? 5:1। इसी प्रकार दोस्तों अगर सूक्ष्म जीवों में भी कवक की बात करें तो कवक का CN अनुपात होता है 10:1। कितना होता है? 10:1। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये भी क्या रखना है? याद रखना है कि सूक्ष्म जीवों का 4:1 से लेकर 9:1, और दोस्तों जीवाणु का 5:1, और कवक का कितना होता है? 10:1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये पुण्य सूक्ष्म जीवों की बात कर ली। अब दोस्तों अगर अपन स्ट्रा की बात करें, ठीक है, स्ट्रा को अपन हिंदी में कहते हैं भूसा। ठीक है, जो अपन फसलों के द्वारा जो भूसा प्राप्त होता है, तो अगर दोस्तों अपन भूसे की बात करें तो भूसे का जो CN अनुपात है ये 100:1 होता है। कितना होता है? 100:1 होता है। लेकिन दोस्तों अगर अपन स्पेसिफिक बात करें, गेहूं के भूसे की बात करें, किसकी बात करें? गेहूं के भूसे की बात करें, तो इसका जो CN अनुपात है ये थोड़ा सा कम होता है, ये 80:1 होता है। कितना होता है? 80:1 होता है, यानी 80:1 ही होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, जब केवल भूसा दिया रहे तो उस कंडीशन में 100:1, यानी किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, चावल का भी हो सकता है या अदर क्रॉप्स का भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर अपन केवल जब गेहूं के भूसे की बात करें तो कितना होता है? 80:1 होता है। ठीक है, या दोस्तों आपको वेरिएशन में दिया रहे कि भूसे का CN अनुपात होता है, अगर वेरिएशन में हो तो अपन कर सकते हैं 80 से 100:1 के बीच में होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर दोस्तों अपन बात करें साडस्ट की बात करें, या अपन जिसको हिंदी में कहते हैं लकड़ी का बुरादा। ठीक है, लकड़ी का बुरादा। ठीक है दोस्तों, तो लकड़ी के बुरादे की बात करें तो इसका CN अनुपात है ये हाईएस्ट होता है, और ये होता है 400:1, यानी 400:1 होता है। किसका? लकड़ी के बुरादे का, जो क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें सामान्य मृदा की बात करें तो 8:1 से 15:1 के बीच में। ताज़ा कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो 40:1 होता है। ह्यूमस की बात करें 10:1। FIM या दलहनी फसलों की बात करें तो कितना होता है? 20 से 30:1। सूक्ष्म जीवों का 4 से 9:1। भूसे की बात करें 100:1, और गेहूं का भूसा इसका कितना होता है? 80:1 होता है। और दोस्तों हाईएस्ट होता है साडस्ट का होता है, जिसको हिंदी में लकड़ी का बुरादे के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका कितना होता है? 400:1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपनी बात के लिए कौन से पदार्थ का कितना होता है, आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछ जाएगा क्वेश्चन कि ह्यूमस का CN अनुपात होता है, मृदा का CN अनुपात होता है, सूक्ष्म जीवों का CN अनुपात होता है। तो दोस्तों ये आपको क्या कर लेने हैं? याद कर लेने हैं। यहाँ से एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्या पूछ जाते हैं? क्वेश्चन पूछ जाते हैं किसका CN अनुपात है, कितना होता है। भाई दोस्तों सूक्ष्म जीवों को पूछ जाता है, जनरली जो जीवाणु और कवक है इनका कम पूछा जाता है। लेकिन ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर कभी आपको पूछा जाए तो ये भी आपको क्या हो जाए? सही हो जाए, सही करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन बात करें, कल अपन ये कह रहे थे कि जो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है ये CN अनुपात पर निर्भर करता है। और अपन ने ये भी देखा था कि जब CN अनुपात क्या होता है? ज़्यादा होता है, हाई होता है, तो दोस्तों जो कार्बनिक पदार्थ है, इस कार्बनिक पदार्थ का अपघटन है ये क्या होता है दोस्तों? कम होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कल वाले लेक्चर में कि CN अनुपात ज़्यादा होगा तो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन क्या होता है? कम होता है। और CN रेशियो कम होता है तो अपघटन क्या होता है? ज़्यादा। रीजन देख लेते हैं। जैसे CN अनुपात ज़्यादा है तो अपन इसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलो, ये CN अनुपात क्या ज़्यादा है? इनमें सबसे ज़्यादा किसका है? लकड़ी के बुरादे का है। ठीक है, तो अगर इसको मृदा के अंदर डालेंगे लकड़ी के बुरादे को, तो लकड़ी का CN रेशियो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी मृदा का CN रेशियो वो भी बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो CN रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब कह सकते हैं 400 कार्बन है, कार्बन के अणु है, तो नाइट्रोजन का केवल कितना अणु उपस्थित है मृदा में, केवल एक अणु उपस्थित, यानी 400 अणु पर 1 है। ठीक है, और अगर सामान्यतः मृदा की बात करें तो मृदा कितना होता है 8:1 से 15:1, तो यहाँ से यानी कह सकते हैं जैसे पिक्स ले लेते हैं 10:1, तो यानी 10 कार्बन पे कितने हैं, केवल 1 नाइट्रोजन उपस्थित है। तो ये कह सकते हैं नाइट्रोजन की क्या है, कमी होती है, यानी अपन कह सकते हैं CN रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब है नाइट्रोजन की मात्रा क्या है दोस्तों, कम है। अब दोस्तों हम सूक्ष्म जीवों की बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, सूक्ष्म जीवों की बात करें। सूक्ष्म जीवों का कितना होता है 4:1 से लेकर 9:1 तक होता है, यानी देखो इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, इसके अंदर ज्यादा है, ठीक है, यानी कार्बन, इसमें कार्बन क्या है, कम है। कम कब हुआ, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा। तो अपन कह सकते हैं जब अपन सूक्ष्म जीवों की उत्तकों की बात करें तो सूक्ष्म जीवों के उत्तक निर्माण में नाइट्रोजन की मात्रा क्या चाहिए होती है दोस्तों, ज्यादा चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन जब मृदा का CN अनुपात क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मतलब मृदा में नाइट्रोजन कम हो जाती है। नाइट्रोजन कम होगी तो सूक्ष्म जीवों को नाइट्रोजन क्या मिलने वाली है, कम मिलने वाली है। नाइट्रोजन कम मिलेगी तो इसमें किसका निर्माण नहीं होने वाला है, उत्तकों का निर्माण सूक्ष्म जीवों में नहीं होने वाला है। यही कारण है कि दोस्तों जब CN अनुपात मृदा का ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में अपघटन कम होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, उसमें नए उत्तकों का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण इनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। क्रियाशीलता कम होगी तो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन है ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अपन ने बात कर ली है किसके बारे में, CN अनुपात के बारे में या CN रेशियो के बारे में क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपके समझ में आया होगा, और अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम के अंदर क्या करके आ जाएंगे, सही करके आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो अपनी बात हो गई CN अनुपात की। अब दोस्तों अपने पास एक शब्द और देखने को मिलता है जिसको अपन बेमलन कारक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बेमलन बेमलन कारक, जिसको इंग्लिश के अंदर बेमलन फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेमलन फैक्टर। अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि बेमलन फैक्टर होता क्या है, इसका मान कितना होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं और इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो यहाँ बेमलन फैक्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम में दोस्तों अगर जनरली बात करें तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ जाता है कि बेमलन कारक का मान होता है। ठीक है, मेन क्वेश्चन यही पूछ जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि कितना होता है। दोस्तों अगर अपन बात करें कार्बनिक पदार्थ की तो दोस्तों सामान्यतः कार्बनिक पदार्थ है, इसके अंदर कार्बन की मात्रा, किसकी मात्रा, कार्बन है, ये 50 से 60% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, कार्बन है 50-60%, यानी कार्बनिक पदार्थ में जो सारे के सारे तत्व उपस्थित होते हैं, इन सारे तत्वों में से केवल और केवल कार्बन कितना है, 50 से 60%। ठीक है, और ज़्यादा एक्यूरेसी की बात करें तो 58% कार्बन होता है। कितना होता है, 58% कार्बन होता है। ठीक है, यानी जब उनको 50 से 60 के बीच में 2-3 ऑप्शन मिल जाए तो उस कंडीशन में उनको कौन सा करके आना है, तो कौन सा करके आना है, 58%। जैसे कि पिछले साल जो टीए का एग्जाम था जोधपुर यूनिवर्सिटी ने कराया था, उसके अंदर पूछा गया था कि कार्बनिक पदार्थ में कार्बन कितने % प्रेजेंट होता है, तो उसमें ऑप्शन थे बहुत ज़्यादा कलोलित है, जैसे 56:1 हो गया, 58:1, 60:1। ठीक है, तो उसमें कौन सा राइट था, 58% अनुपात नहीं, 58% वो क्या है, सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कार्बनिक पदार्थ है, इसमें 58% क्या पाया जाता है, कार्बन एक्यूरेट। और अगर दोस्तों वेरिएशन में दिया रहे तो 50 से 60%। ठीक है, और देखो प्रतिशत में बात करें, इन 100% में से 58% क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पे अपन यूनिट है, ग्राम भी ले सकते हैं, किलोग्राम भी ले सकते हैं, टन भी ले सकते हैं। जैसे कि 100 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ है तो उसमें 58 किलोग्राम क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। अगर 100 ग्राम कार्बनिक पदार्थ है तो उसमें 58 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ। एक ही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि 58 किलोग्राम कार्बन 100 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित है, कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित है। किसी को कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने कहा था कि 58% कार्बन होता है और सर आपने ये लिखा है कि 100 में से 58 क्या होने वाला है, कार्बन होने वाला है। यूनिट क्या ले लिए, किलोग्राम ले लिए, वहाँ परसेंटेज था। तो ये कह सकते हैं कि 58 किलोग्राम कार्बन और 100 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ में क्या होगा, उपस्थित होगा। लेकिन दोस्तों अब मुझे क्या निकालना है, मैं ये जानना चाहूँ कि 1 किलोग्राम कार्बन क्या
1 किलोग्राम कार्बन है, ये कितने किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित होने वाला है? तो दोस्तों 100 के अंदर 58 था, तो 100 के अंदर अपन किसका भाग दे देंगे? 58 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों अपन ने 100 के अंदर किसका भाग दिया? 58। जब 58 को इधर ले गए तो यहाँ 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 100 के अंदर 58 का भाग देते हैं तो यहाँ पर मान आता है 1.724 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1.7 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ अपने पास होगा। तो इस 1.7 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ में 1 किलोग्राम क्या उपस्थित है दोस्तों? कार्बन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? कार्बन। और दोस्तों इस 1.724 को ही अपन किसके नाम से जानते हैं? बेमलन फैक्टर के नाम से या बेमलन कारक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं बेमलन फैक्टर है, इसका मान कितना होता है? 1.724। कितना होता है? 1.724 होता है। दोस्तों ये आपको एक्यूरेट याद रखना है, एग्जाम के अंदर इसके जब क्वेश्चन आता है तो इसके जो वैल्यू बहुत ही क्लोजली दी रहती है। जैसे अपन नॉर्मली बात करें, जैसे फर्स्ट ऑप्शन आ गया 1.724 आ गया, सेकंड ऑप्शन देते हैं 1.274 दे देते हैं, सेकंड देते हैं नेक्स्ट 2.724 दे दिया, ठीक है। थर्ड एक और बना सकते हैं 2.247, इस तरीके से दिया रहता है। तो आपको राइट करके आना है, एक्यूरेट आपको याद रखना है कितना होता है? 1.724। अगर दोस्तों आप कभी भूल भी जाते हैं, एग्जाम में आ जाता है, तो आपको क्या करना है? 100 के अंदर किसका भाग दे देंगे आप? 58 का भाग दे देना है। किसका भाग दे देना है? 100 के अंदर 58 का भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आने वाली है? 1.724। और इस 1.724 इसको बेमलन कारक के नाम से जानते हैं, या इसको बेमलन गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेमलन गुणांक के नाम से भी जानते हैं, बेमलन गुणांक। तो दोस्तों जब गुणांक या कारक है ये आपके सामने लिखा रहे तो आपको क्या करना है? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बेमलन फैक्टर या बेमलन गुणांक की क्या कर चुके हैं दोस्तों? बात कर चुके हैं। अब बेमलन फैक्टर का मान तो निकाल लिया, लेकिन कि सर आपने बता तो दिया ये काम में कहाँ आएगा, इसको काम में कहाँ लेंगे? प्रॉब्लम है कि नहीं है कि सर आपने कहा हमने रट्टे भी मार लिए, लेकिन काम में कहाँ लेंगे? और इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाएगा कितना है। जब यही हमें रट्टे मारना था तो आप सीधे ही बता देते कि बेमलन फैक्टर का मान कितना होता है? 1.724 होता है, रट्टे मार लेते एक, ठीक है। तो दोस्तों इसका रट्टे नहीं मारने, इसका अपने आगे भी काम में आता है। इसमें आगे भी क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन है कैसे पूछ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं ये कहूँ कि 1 किलोग्राम कार्बन किस में उपस्थित है? 1.724 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ में। अब मैं आपको ये पूछूं कि 2 किलोग्राम कार्बन कितने ग्राम यानी कितने किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित होने वाला है? तो आप इसको 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.4 किलोग्राम आ जाएगी। तो आप ये कह दोगे कि 3.4 किलोग्राम के अंदर कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम कार्बन उपस्थित है कि नहीं है? यानी जब आपको एक वैल्यू दी रहे तो दूसरी वैल्यू क्या कर रहे हैं? आप निकाल रहे हैं ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कार्बन की मात्रा दी तो आपने कार्बनिक पदार्थ निकाल लिया। तो दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यहाँ से अपन इसका क्या बना लेते हैं? फॉर्मूला बना लेते हैं। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ, क्या कह रहे हैं? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ बराबर क्या हो जाता है? कार्बनिक कार्बन, ठीक है दोस्तों। इस कार्बन को अपन कार्बनिक कार्बन भी कह सकते हैं। कार्बनिक कार्बन गुणा 1.724 या 1.724 की जगह अपन बेमलन गुणांक भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे बेमलन गुणांक, ठीक है। तो बेमलन गुणांक लिख के चाहे इसकी वैल्यू लिखे, बात एक ही है क्योंकि बेमलन गुणांक है, इसका मान है, ये आपको क्या है? पता है, ठीक है। बेमलन गुणांक, ये सूत्र दोस्तों आपको क्या रखना है? याद रखना है कि जो भी अपने पास कार्बनिक पदार्थ से 1 ग्राम, यहाँ 1 किलोग्राम था तो 1 से गुणा किया तो 1.724 आ गया कार्बनिक पदार्थ। अब अपन को कार्बन कितना दे रखा है? 2 किलोग्राम दे रखा है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 3.4 क्या जाएगा? कार्बनिक पदार्थ। यानी जब एक वैल्यू अपन को दी हुई हो तो दूसरी वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और बेमलन गुणांक का मान कितना होता है? 1.724 यहाँ पे जानते हैं। तो एग्जाम के अंदर देखो, या तो आपको कार्बनिक पदार्थ देके कार्बन की मात्रा पूछ जाती है, या कई बार कार्बन देकर आपको क्या पूछा जाता है? कार्बनिक पदार्थ के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों? कार्बनिक पदार्थ के बारे में, ठीक है। अब अगर दोस्तों अगर आपको कार्बनिक कार्बन पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि मृदा के अंदर कार्बनिक कार्बन है या ऑर्गेनिक कार्बन है, ये कितना % है, और आपको एग्जाम के अंदर क्या देता है? वो कार्बनिक पदार्थ दे देता है। तो जिसको कार्बनिक पदार्थ था, कार्बनिक कार्बन इधर था, ये इसको यहाँ रख दिया, तो इसको कहाँ लाएंगे? इस तरफ लाएंगे तो पक्षांतरण करेंगे तो बट्टे के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.724। तो जब कार्बन निकालना हो तो कार्बनिक पदार्थ के अंदर किसका भाग दे देंगे? 1.72 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। या फिर दोस्तों इसका सेकंड सूत्र, अगर आपको एक याद रखें, दोनों याद हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों कई बुकों में ऐसा भी दिया रहता है कार्बनिक कार्बन
इज इक्वल टू कार्बनिक पदार्थ गुणा 58/100। क्या दिया रहता है? 58/100। अब दोस्तों बात कर लेते हैं छोटा सा कि 58/100 लिखा है सर आपने यहाँ पे 1.72 का क्या दे दिया है? भाग दे दिया है। अब देखो मैंने क्यों दिया है यहाँ पे भाग, जैसे कि 58 ये निकाला कैसे 1.724, जैसे कि अपने पास क्या था यहाँ पे 1.724 ये निकाला कैसे, तो वो 100 के अंदर किसका भाग दिया? 58 का भाग दिया। यहाँ पे कितना हो गया? 1.724। ठीक है, तो इसके नीचे एक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इस 1.724 को अपन नीचे ले आए हैं। क्या ले आए हैं? नीचे ले आए हैं, तो इसको अपन उल्टा कर देंगे। इसको अगर एक को अपन कहाँ ले जा रहे हैं? ऊपर ले जा रहे हैं, तो 58 को भी कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। एक ही बात है भाई, देखो 1/724 या 58/100 एक ही बात है, दोनों सूत्र एक ही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। या इन दोनों से एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं कि वो सेम आता है कि नहीं आता। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें किसी मर्दा के अंदर 100 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है। कितने हैं? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी दे दी? 100 दे दी। तो 100 के अंदर अपन को किसका भाग देना है? ये रहा 100, कार्बनिक पदार्थ 100 दे रखा है, कार्बन निकालना है 100 के अंदर 1.724 का भाग दे सकते हैं पहले सूत्र से। सेकंड सूत्र में क्या कर सकते हैं कि अपने पास जो भी कार्बनिक पदार्थ है कितना है? 100 है, इसको गुणा किससे करेंगे? 58/100। अब दोनों से निकालते हैं तो ये 100 से 100 कट गया, मान कितना आ गया? 58 किलोग्राम क्या उपस्थित है? कार्बन है। 100 के अंदर अगर इसका भाग देंगे तो यहाँ पर भी कितना आने वाला है दोस्तों? 58 ही आने वाला है। तो दोस्तों चाहे आप ये सूत्र रखें चाहे ये रखें, दोनों का मान क्या आने वाला है? एक क्या आने वाला है। तो ये वाले सूत्र है, दोनों आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, अब दोस्तों अपन एक दो इसमें से क्या देख लेते हैं? क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन है वो कहाँ से कैसे पूछ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नोट कीजिएगा क्वेश्चन, यदि किसी मर्दा में यदि किसी मर्दा में 100 किलोग्राम कार्बनिक कार्बन या 100 किलोग्राम कार्बन उपस्थित है तो उस मर्दा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी मर्दा में 100 किलोग्राम कार्बन उपस्थित है तो उस मर्दा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, अब निकालने क्या अपन को? कार्बनिक पदार्थ, ये लो कार्बनिक पदार्थ निकालने का सूत्र क्या होता है? पहले कार्बन कितना है? कार्बन 100 दे रखा है, गुणा किससे करते हैं? बेमलन फैक्टर से। मान कितना है? 1.724। जब 100 को 1.724 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे? यानी 172.4 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ उपस्थित है। तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कार्बन अगर 100 किलोग्राम उपस्थित है तो उस मर्दा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी? 172.4 किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नोट कीजिएगा, यदि किसी मर्दा में कार्बनिक पदार्थ 500 किलोग्राम है। कितने हैं? 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपस्थित है तो उस मर्दा में कार्बनिक कार्बन की मात्रा कितना है? ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कार्बन निकालना है। ठीक है, तो आपको कार्बनिक पदार्थ मैंने दे दिया है और मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ कि कार्बन की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिएगा, यदि किसी मर्दा में कार्बनिक पदार्थ 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपस्थित है तो उस मर्दा में कार्बनिक कार्बन कितना उपस्थित है? कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर उपस्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इस जो अपने क्वेश्चन है इसका आंसर आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट के द्वारा बताएंगे कि अगर किसी मर्दा में कार्बनिक पदार्थ 500 किलोग्राम है तो इस मर्दा में कार्बनिक कार्बन की मात्रा कितने किलोग्राम में होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज इस लेक्चर के अंदर अपनी बात की तो CN अनुपात के बारे में बात की, एक मैंने बेमलन फैक्टर या बेमलन गुणांक के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा और अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम के अंदर आप इजीली क्या करके आ सकते हैं? राइट करके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो भी है अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ह्यूमस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।